मैं डॉक्टर रमेश चंद्रा आज के इस वेबिनार में, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा विषय पर आधारित है, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज की ये राष्ट्रीय संगोष्ठी कॉलेज शाहजहांपुर, SRBS एवं प्रज्ञा परिषद ब्रज प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ विराजमान है हमारे डॉक्टर AK मिश्रा साहब। आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर नेहा जैन, DDC लखनऊ। साथ ही साथ SRBS शिक्षक दिवस पे अपने कुछ शिक्षक साथियों को सम्मान प्रदान करेगी। बतौर प्रधान शिक्षक इस अवार्ड को डिसाइड करने के लिए एक ज्यूरी गठित की गई थी। उसके मेंबर हमारे बीच डॉक्टर पुनीत शर्मा जी मौजूद हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, डॉक्टर मधुमिता जी मौजूद हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय प्राचार्य महोदय, जिनका कि मार्गदर्शन, स्नेह और आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है, मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उन्हें बुलाना चाहता हूं कि वो आज की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी में अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। हमारे प्राचार्य महोदय सर। धन्यवाद रमेश जी। आवाज प्राप्त हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है सर। हाँ बिल्कुल हो रही है सर, बिल्कुल हो रही है। स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज, SRBS सोसाइटी इन रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंसेज और प्रज्ञा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा के संदर्भ में इस वेबिनार के आयोजन में सर्वप्रथम मैं सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मुझे संज्ञान में लाया गया है कि आज के इस वेबिनार की मुख्य वक्ता और समाजशास्त्र की प्रख्यात प्राध्यापिका, हेड ऑफ डिपार्टमेंट समाजशास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ, डॉक्टर नेहा जैन जी हैं। इस कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय के बड़े ही जुझारू और कर्मठ प्राध्यापक डॉक्टर आदर्श पांडे और रमेश चंद्रा जी इसको कर रहे हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम से संबद्ध डॉक्टर आदर्श पांडे, जिन्हें इस वर्ष हमारे महाविद्यालय के अंतर्गत 5 सितंबर को स्वामी सुखदेवानंद ऋषि सम्मान से नवाजा गया है, उनको मैं बधाई भी प्रेषित करता हूँ। जहाँ तक नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत चर्चाओं की बात है कि जब 1968 के बाद 86 में शिक्षा नीति आई तो बहुत सी नई दशाओं को शामिल किया गया। 86 के अंतर्गत थोड़े से माइनर परिवर्तन किए गए 92 के अंतर्गत, लेकिन 86 के बाद समग्र रूप से पहली बार शिक्षा नीति वर्तमान में लाई गई। इस 34 वर्षों के इस अंतराल के बाद पिछले 5 वर्षों के अंतर्गत शिक्षा नीति के अंतर्गत काफी लोग के विचार, सुझाव आदि आमंत्रित किए गए। ग्राम प्रधान से लेकर विधायक, सांसद तक, कॉलेज के शिक्षकों से लेकर प्राथमिक स्कूलों के प्राध्यापकों तक, NGO से लेकर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तक, सभी लोगों के सुझाव के बाद एक समग्र शिक्षा नीति लाई गई ताकि देश के अंतर्गत मानव पूंजी को सही और उचित ढंग से रूपांतरण करके उन्हें समृद्ध बनाया जा सके। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत जब चर्चा की बात आती है तो बहुत सी चर्चाएं आई, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परसों गवर्नेंस की मीट के अंतर्गत एक बहुत बढ़िया बात 2 लोगों ने कहा। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश नीति हो, शिक्षा नीति हो, आयात निर्यात नीति हो, रोजगार नीति हो, श्रम नीति हो, ये नीतियां जब क्रियान्वयन की दृष्टि से आती हैं तो
तो वो किसी राजनीतिक दल की नीति नहीं रहती, बल्कि वो राष्ट्र की नीति हो जाती है, देश की नीति हो जाती है। उसी तरीके से बहुत अच्छी शिक्षा की उच्च शिक्षा पर प्रभाव डालते हुए हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने एक कमी को बहुत इशारों के साथ इंगित किया कि आज रिसर्च और इनोवेशन जो उच्च शिक्षा का एक संकेंद्रण है, जिसका कंसंट्रेशन करते हैं हम, और जिसके आधार पर देश के अंतर्गत नए उद्योग, नई सेवाएं, नए कार्यक्रम स्थापित होते हैं, उनमें भारत का अंतर्गत व्यय राशि अत्यंत न्यून है। जहां अमेरिका आदि के देशों की, जापान और कोरिया तक हमसे आगे हैं, वहां भारत के अंतर्गत 0.07% है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए केवल इतनी बात कहूंगा कि आज हम समाज शास्त्र की विदुषी महिला, जिसका शिक्षा का उच्च शिक्षा पर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम जिनको सुनना चाहते हैं, वो अपना उद्बोधन हम लोगों को प्रदान करेंगी। लेकिन एक माइक्रो एनालिसिस के अंतर्गत हम एक अनुभव करते हैं कि एक समग्रता के आधार पर जब कभी एनालिसिस करनी होती है तो व्यक्ति विशेष के आधार पर हम एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का एनालिसिस करते हैं। इसी तरीके से 1995 के अंतर्गत जब WTO आया और उसने ट्रिप्स आदि की संकल्पनाएं लाए, और इस समय पूरे देशों के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का परिवर्तन आया, तो एक एनालिसिस और भी, जिसे 3A3 EQMC एनालिसिस के नाम से पुकारते हैं। E3 के अंतर्गत उन्होंने सबसे 3 प्रमुख चीज एक पॉइंट उसने इंगित कर दी है कि उस शिक्षा नीति की, कोई भी नीति, उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, और साथ ही साथ उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, और अकाउंटेबिलिटी क्या है। सबसे पहले हम किसी भी नीति का परीक्षण करते समय इन 3 चीजों का परीक्षण जरूर करें कि उसे कितने लोगों को सर्वसुलभ होगा, कितने लोग उसे स्वीकार करने के लिए उसकी कास्ट बहन करने की क्षमता में होंगे, और उस नीति की हिसाबदेहता पारदर्शिता के साथ समाज के ऊपर क्या डालेगी। ये 3A एनालिसिस के अंतर्गत आता है। फिर जो नीतियां सामाजिक प्रभाव डालती हैं, उन पर इक्विलिटी की उनसे समता कितनी बढ़ रही है, उससे क्वालिटी कितनी बढ़ रही है, उससे मूवेबिलिटी कितनी बढ़ रही है, और कॉम्पिटिटिवनेस क्या आ रहा है। अर्थात हम उसे कितनी समता के आधार पर, कितनी गुणवत्ता के आधार पर, कितनी उसकी समय के परिवर्तन के आधार पर और प्रतिस्पर्धा के आधार पर स्वीकार करते हैं। अगर इन समग्रता के आधार पर इस शिक्षा नीति का परीक्षण किया जाए तो काफी सीमा तक हम देखते हैं कि बहुत से टारगेट फोकस किए गए हमारी नीतियां इसके अंतर्गत शामिल हैं, जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करना, विभिन्न प्रकार के अकाउंटेबिलिटी की दृष्टि से एक नियामक संस्था तैयार करना, सभी संस्थाओं को स्वायत्तता के आधार पर कॉम्पिटिटिवनेस देना, और अफोर्डेबिलिटी के अंतर्गत कोपिंग ऑफ फीस आदि की व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत की गई, और एक्सेसिबिलिटी के आधार पर एक यूनिफॉर्मिलिटी जिसे कहना चाहिए 3 से 18 वर्ष तक की आयु के सभी लोगों को एक शिक्षा की 100% 100% आगे 2035 तक सुरक्षित करना, ये हर एक को हम प्रदान करेंगे। 2035 तक उच्च शिक्षा के अंतर्गत हम 50% अपना एनरोलमेंट बढ़ाएंगे। आदि ऐसे मूलभूत कारक हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारत की मानव पूंजी को विदेश की तुलना अपनी सशक्तता प्रदान करना, उनकी नैसर्गिक क्षमताओं का प्रयोग करना, उनकी प्रतिभा का सृजन करना, उनके अंतर्गत 3 चीजें, उनका विजन ग्लोबल हो, उनका मिशन नेशनल हो, और वर्किंग उनकी लोकल हो। इस आधार पर मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी स्थानीय स्तर पर खोले जाने की व्यवस्था की गई, जिला स्तर पर खोले जाने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति महोदय जी का मैंने संदर्भ इसलिए दिया कि उन्होंने 6% GDP को फोकस करते हुए कहा कि आज राज्य के राज्यपालों के सम्मेलन में मैं चाहता हूं कि सरकारें इस टारगेट को अवश्य प्राप्त करें। अगर ऐसा होता है तो जो अवस्थापना सुविधाओं में वित्तीय समस्या है उसका भी कहीं ना कहीं समाधान होगा। खाली पदों के भरने के बारे में भी उन्होंने उस सम्मेलन में कहा, और अब हम इसके अच्छे क्रियान्वयन के बारे में चर्चा करें। मैं ज्यादा न कहते हुए सभी लोगों को इस बात की शुभकामनाएं देते हैं कि
आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हम लोग जगह जगह छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बिंदुओं पर विचार विमर्श करके इस नीति को समग्रता की ओर पहुंचाने का प्रयास करें। हम आदरणीय डॉक्टर जैन का पुनः एक बार अभिनंदन करते हैं। महाविद्यालय के इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत उनके सारगर्भित उद्बोधन सुनने के लिए मैं करता हूं और अपने महाविद्यालय के साथियों और राष्ट्रीय प्रज्ञा परिषद के सम्मानीय श्री भगवती प्रसाद राघव जी और प्रवीण जी का मैं व्यक्तिगत हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वो सतत रूप से हमारे महाविद्यालय के साथ जुड़कर ऐसे शैक्षिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता, अपना सहयोग और अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की स्थिति को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की हमारी मुख्य वक्ता नेहा जैन जी के टीवी को पढ़ने के लिए सूक्ष्म परीक्षा के लिए एमएससी की छात्रा रितिका दीक्षित को मैं इनवाइट करना चाहता हूं कि रितिका दीक्षित डॉक्टर नेहा जैन जी के टीवी पर रितिका दीक्षित। Thank you, sir. Firstly, I would like to thank Dr. Avnish Mishra, Principal, SS College, Shahjahanpur, for his support and affection, and also a sincere thanks to Dr. Adarsh Pandey, Head Department of Botany, SS College, Shahjahanpur, Dr. Ramesh Chandra, Head Department of Zoology, SS College, Shahjahanpur, and the whole team. Today, we have Dr. Neha Jain with us. It is indeed a great pleasure to welcome you, ma'am. Dr. Jain is Assistant Professor and Head Department of Sociology, Pandit Deen Dayal Upadhyay Government Girls PG College, Rajajipuram, Lucknow. She has done her PhD in 2015 from Arya Kanya PG College, Bundelkhand University, Jhansi. Dr. Jain has 14 years of teaching experience. She has published 3 papers in reputed journals, 5 chapters, and 1 book too. Ma'am have a life membership of Indian Sociological Society ISS. She attended 30 national seminars and 2 workshops. On behalf of Organization Committee SS College Shahjahanpur, SRBS and Pragya Parishad, Pragya Pravabraj, I welcome you, ma'am, as chief orator in today's program on National Education Policy 2020 Higher Education. I invite you, ma'am, to deliver your lecture. You're welcome, ma'am. थैंक यू। सभी का सादर धन्यवाद। एसएस कॉलेज शाहजहांपुर एवं सोसाइटी फॉर रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंस और प्रज्ञा प्रवाह परिषद मंच पर आज मैं अपने विचारों को साझा करने के लिए आप सबके एक साथी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर अवनीश मिश्र जी, माननीय भगवती प्रसाद राघव जी, क्षेत्र संयोजक प्रज्ञा प्रवाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र, डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी, आयोजन सचिव डॉक्टर रमेश चंद्र जी एवं इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संयोजन हेतु डॉक्टर आदर्श पांडे सर का सादर अभिवादन और आप सभी के प्रति अपना कृतज्ञता पूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर और एक ऐसा मंच जो हमारी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, उस मंच पर आप सभी विद्वत जनों के साथ आज मैं अपने विचारों को साझा कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। कहते हैं कि ऊंचाई पर वे पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं, और ये नई शिक्षा नीति समाज में एक ऐसे ही परिवर्तन को लागू करने के लिए, क्योंकि आज जितना भी अभी हमारे पूर्व में प्राचार्य महोदय ने जो ये कहा कि ये जो शिक्षा नीति आई है, इस शिक्षा नीति में हम लोग हमेशा स्कूल के बाहर एक कोटेशन पढ़ते आए हैं, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, इसी भाव को वास्तविकता में चरितार्थ करती हुई ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारे समक्ष आई है, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सब आज उस पर विचार मंथन कर रहे हैं। इस समय देश में तमाम शिक्षाविदों के द्वारा तमाम मंचों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो विचार मंथन हो रहा है, और इस विचार मंथन के बाद निश्चित ही अमृत रूपी कलश हमारे सामने आएगा, और वह अमृत रूपी कलश ज्ञानवर्धक होगा।
क्योंकि इसको बनाने में, जैसे कि भी प्राचार्य महोदय ने कहा कि ग्राम प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक, छात्र से लेके अभिभावक तक, और ऐसा कोई भी, यहाँ तक कि संत समाज से लेकर हर व्यक्ति का, क्योंकि मैं कहना चाहूंगी कि इस कमेटी की जब मैम जो सदस्य थे उसमें तीसरे नंबर पर जैन संत आचार्य विद्यासागर जी को भी रखा गया, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो स्त्री शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा के लिए तपस्थली और प्रतिभा स्थली जैसे बहुत सारे संस्थान चलाए जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि अपने उस विचार मंथन में सभी को शामिल किया गया, जो कि कहा भी जा रहा है कि ये शिक्षा नीति किसी की, हमारे सर ने भी अभी यही बताया, हम सबको कि किसी एक की नहीं होती है। इसीलिए हम कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्योंकि इसमें उस समावेशी विकास की कल्पना को हमें साकार रूप में लाना है, और एक निजता का भाव पहली बार हमें इसमें आ रहा है, हम सब महसूस कर रहे हैं। कारण क्या है? जिसका सबसे प्रमुख कारण है कि आज हम उस एक मानसिक गुलामी की बेड़ी को भी शिक्षा नीति के माध्यम से हटाएंगे, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति में कहती थी कि हम यहाँ से तो चले जाएंगे लेकिन बौद्धिक रूप से हम यहाँ लोगों को एक गुलाम बना के जाएंगे, और ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने और आपने आज तक अपने इर्द गिर्द जो एक समाज में असमानता बढ़ती चली जा रही, उसमें बहुत बड़ी महती भूमिका भाषा की रही है, और आज इस शिक्षा नीति में उन क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रमुखता से स्थान देकर कहीं ना कहीं हमारे उस सामाजिक परिवेश में एक एकता, समानता, और कहते हैं ना कि शिक्षा क्या करती है? शिक्षा हमें ऐसा बनाती है कि हम अपने विचारों को सजो सके, सृजनात्मकता और रचनात्मकता पैदा कर सके। ये शिक्षा नीति पूरी तरह से इसी पर फोकस करती है। जब प्राकृतिक संसाधन सीमित हों और वे सिकुड़ते नजर आते हैं, तब हमें मानव संसाधन में निवेश करना चाहिए। इस शिक्षा नीति में इसका ध्यान रखा गया है कि इस समय अगर हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और शिक्षा के साथ साथ जो शिक्षा का वास्तविक मूल्य था, पिछली नीतियों में केवल इस बात पर जोर दिया गया कि हम किस तरह साक्षरता दर को बढ़ाएं, कैसे शिक्षा तक पहुंच हो, लेकिन इस नीति ने इससे और आगे कदम उठाया और इसने ये निश्चय किया कि शिक्षा तक पहुंच हो और किस माध्यम से हो और कैसी हो। हमें एक मूल्यवान शिक्षा की बात की जा रही है, एक ऐसे समाज में शिक्षा की बात की जा रही है जो हमें मानवीय संवेदनाओं को, जो आज हमारी मानवीय संवेदनाएं नहीं रही हैं, क्योंकि मैं एक समाजशास्त्री हूँ और समाजशास्त्री पहलू से देखें तो आज हम सब के बीच डिग्री, हमारे जो भी विश्वविद्यालय हैं और जो कॉलेजेस हैं, वो केवल डिग्री तो शैक्षिक रसीदें मात्र हैं, लेकिन शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य था कि हम अपनी संवेदनाओं को, हम अपनी मानवता को उजागर कर सके, वो धीरे धीरे परत दर परत बिल्कुल ही धूमिल होती चलेगी। उसका कारण है कि हम अंकों की दौड़ में दौड़ने लगे, हमने भौतिक उपलब्धियों को उपलब्धि मान लिया और हमने अपनी नई पीढ़ी को भी उसी दौड़ में दौड़ाना शुरू कर दिया कि क्लास में टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, और उसके बाद हमने कभी भी इन चीजों पर विचार नहीं किया कि हम अड़ोस में, हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, किस बच्चे को किससे कैसे बात करनी है, किससे मिलना है, किससे प्रणाम करना और किससे नमस्कार करना और कैसे सम्मान देना, हम अपनी नई पीढ़ी को ये नहीं सिखा पा रहे हैं, और उसके बहुत सारे दुखद परिणाम आज हम सबके सामने हैं। इस नई शिक्षा नीति में अभी मैं आगे बिंदुवार चर्चा करूंगी, उन छोटे छोटे चीजों पर इसीलिए ध्यान दिया गया है कि शिक्षा के साथ साथ हमें मानवता के गुणों का भी समावेश करना है। शिक्षा में निवेश एक ऐसा प्रयोग है जिसका लाभ हम पीढ़ी दर पीढ़ी लेते हैं। शिक्षा में निवेश जो पिछले समय में रहा, वो हमारे सर ने भी अभी बताया कि क्यों इतना कम रहा, हमने उस पर ध्यान ही उतना नहीं दिया। आज जब हमारे सामने विपत्तियां आ रही हैं और आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और भारत को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं, तो सशक्त हम दूसरे के पैरों पे खड़े होकर या दूसरे के सहारे नहीं हो सकते हैं, हमें अपना सहारा खोजना होगा और वो हमारा माध्यम शिक्षा होगा। इसमें भाषा की बहुत बड़ी प्रधानता को महत्व दिया गया कि भाषाएं हमारी अपनी हो, इसलिए
मैम आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो गई हैं। सर आवाज आ अब रही सही है? है। हाँ अब आ गई, अब आ गई। ओके, जी आ रही मैडम, माफी चाहती हूँ। तो मैं भाषा की बात करी थी कि भाषा विचारों का लिबास है, और लिबास कौन सा अच्छा होगा ये तो हम स्वयं निर्धारित करते हैं। इसीलिए आज ये शिक्षा नीति हमें एक गौरवान्वित महसूस कराती है, हम सबको अच्छी अनुभूति होती है कि भाषा के माध्यम से समाज में शैक्षिक वातावरण ने जाने अनजाने में बहुत बड़ी खाई और एक असमानता को जो पैदा कर दिया था, उस असमानता को हम अब दूर करेंगे। क्योंकि आज हम सबके पास ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज से बच्चे आते हैं जो पढ़ने में, जिनमें बहुत अच्छी क्षमताएं होती हैं, लेकिन उनका जब ये सवाल होता है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है, तो हम उनकी काउंसलिंग करके हम सब, हमका मतलब हम सारे, आप इसमें सारे टीचर्स इस समस्या का समाधान इसी तरह करते हैं कि कभी भी भाषा हमारी योग्यता में बैरियर नहीं हो सकती है। एक बार मैं सुधा मूर्ति जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही थी, तो उसमें आप पढ़ी देखते हैं कितने अच्छे से वो लिखती हैं कि वो कन्नड़ भी पढ़ी हुई थी, और वो उनको तमिल भी आती है, उनको मराठी भी आती है, और जो मूल इतनी सारी भाषाओं के बाद जब वो इंजीनियरिंग करती हैं, टेक्नोलॉजी में जाती हैं और आज इन्फोसिस की चेयरपर्सन है, तो ये जो भी है इन सबको, कभी हम कलाम जी को देखते हैं, सबने क्या प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा इनकी थी वो अपनी मातृभाषा में थी, मौलिक भाषा में थी। आज हमारे पास जो सबसे बड़ा बैरियर था कि हम बच्चों में जो चिंतन करने की अवस्था होती है, जो उनके विचारों में रचनात्मकता की बात होती है, जब वो कुछ नए विचार सोचते हैं, आइडियाज लाते हैं, वहां हम उन्हें सीमित कर देते हैं, बांध देते हैं। और बहुत ही अफसोस होता है जब हमारे यहाँ स्कूलों में इस बात पे पनिशमेंट दी जाती है कि तुम्हें फाइन देना पड़ेगा अगर तुमने हिंदी शब्द प्रयोग किया। आप उन्हें सभी भाषाएं सिखाएं। अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है, ज्ञान की भाषा है, सब कुछ है, लेकिन आज जब टॉप विश्वविद्यालयों की रैंकिंग होती है तो 200 विश्वविद्यालयों में भी भारत का कोई एक विश्वविद्यालय अगर उस रैंकिंग में नहीं आ पाता है, तो उसका कारण है कि जो हमारे पास स्टडी मटेरियल होता है वह इंग्लिश में होता है, उसे फिर अलग अलग तरीके से भाषा में अनुवाद किया जाता है, और वहां उसकी मौलिकता में धीरे धीरे जितनी तरह से लोग अनुवाद करते हैं उसकी मौलिकता में कमी आ जाती है। आज इस बात का इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष ध्यान रखा गया है, और हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है निवेश की जो बात की गई वो भी बढ़ाया जाएगा। जो सर ने बताया कि 6% जीडीपी जब होगी तो एक अच्छा निवेश शिक्षा में किया जाएगा, ताकि गुणवत्तापूर्ण उत्तम शिक्षा और शोध में जो हम पीछे हो गए हैं, क्यों हम आज पीछे हो गए हैं, जितने भी अच्छे, चाहे हम मेडिकल साइंस में देखें तो चरक और सुश्रुत को देखें, अगर हम मैथमेटिक्स में देखें, किसी भी इसमें देखें, तो भारत के अनुसंधान उस समय में भी बहुत अच्छे थे, और विश्व गुरु के सब तरह हम लोग अपने आप को, क्योंकि जब तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जहां बाहर से भी छात्र आते थे, उस समय में अंतरराष्ट्रीय मानकों पर भारत की शिक्षा व्यवस्था क्यों थी? उसमें मौलिकता थी, उसमें सृजनात्मकता थी, वो उधार ली हुई भाषा पर आधारित नहीं थी। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व आज तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आज हमारे पास बिग डेटा है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक तरफ ये चीजें हैं और एक तरफ एक ऐसे लोग हैं जो अकुशल भी होंगे इन चीजों से। तो एक जो शिक्षा में असमानता बढ़ेगी, वह असमानता को दूर करने के लिए एक ऐसे मॉडल को विकसित किया गया इस नीति के माध्यम से, जो समावेशी और सतत विकास की बात करता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, जिसमें किसी के अंदर भी हीन भावना नहीं आनी चाहिए। जिस उम्र में एक छात्र अपने जीवन में अपने जो कहते हैं कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने की उसकी एज होती है, वहीं हमने भाषा के माध्यम से उसमें हीन भावना पैदा होती है कि वो औरों से बेहतर नहीं कर सकता है। विश्व घर, आज मैं एक चीज पे यहाँ कहना चाहूंगी कि हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और भाषा के माध्यम से भी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि कोठारी आयोग ने कहा था कि हिंदी हमारी भाषा होनी चाहिए। सिविल सेवा में भी इसको लागू किया गया था, लेकिन जब नीतियां बदली और सिविल सेवा में अंग्रेजी भाषा को लागू कर दिया गया, तो आप देखिए कि कैसे कैसे रिजल्ट धीरे धीरे हमारे सामने अलग होते गए, और आज उस सिविल सेवा की दौड़ में वो हिंदी भाषी राज्यों से आने वाले स्टूडेंट जो बहुत पढ़ाई करते हैं, योग्य होते हैं, क्योंकि बार बार यही आता है, और आज उनकी योग्यता
उनका रेशियो, उनका रेट इतना कम होता चला जा रहा है, इसका कारण है कि उनके सामने भी सुपर 30 का एक दिन इंटरव्यू देख रहे थे और उसमें कुछ स्टूडेंट जो पहली बार में आईआईटी जैसे जेईई मेंस एडवांस निकालते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय आईआईटी में जब जाते हैं तो वहां से छोड़कर वो स्टूडेंट्स आते हैं, क्यों? और वो आके काशी विश्वविद्यालय बनारस में एडमिशन लेते हैं और बीएससी करना शुरू करते हैं कि वहां का माहौल उन्हें अपने अनुरूप नहीं लगा। हमने बहुत सारी बाउंड्रीज और बैरियर्स बना दिए अपने ही देश में, अपनी ही मातृभाषा में हम झिझक महसूस करते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस ओर इंगित करती है कि अब हमारे पास भाषाई शिक्षक होंगे और केवल भाषाई शिक्षक एक भाषा के नहीं होंगे। संविधान में वर्णित जो भी हमारी 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, हर भाषा के शिक्षकों के में एक बहुत अच्छा निवेश किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षक होंगे तो सोचिए कि जब भाषाई शिक्षक इतनी संख्या में हमारे पास होंगे तो अपने आप भाषाओं के प्रति हमारा जो लगाव है, सीखने की क्षमता है, वो दिनों दिन बढ़ेगी। कवि चिंतक सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का भी कहना था कि भाषा कल्प वृक्ष है, श्रद्धा पूर्वक उससे जो भी मांगो वह देती है, यदि हम कुछ मांगेंगे ही नहीं तो वह देगी क्या। आज हमारे सामने समस्या हिंदी के प्रभाव की कमी नहीं है, हिंदी के अभाव की कमी है और इसको हमने खुद बढ़ाया है। आज त्रिभाषा फॉर्मूला जो लागू किया गया है, इसमें बहुत ही लचीलापन भी रखा गया है। किसी भी राज्य को किसी भी भाषा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसे स्वायत्तता प्रदान की गई है कि वह किस भाषा में, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा को प्रदान किया जाए। जैसा कि आज का विषय उच्च शिक्षा पर केंद्रित है, इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स जो उच्च शिक्षा में शामिल किए गए हैं, वैसे तो 108 पन्नों का बहुत ही विस्तृत रूपरेखा हमारे सामने ड्राफ्ट तैयार होकर आया है और जितना अच्छा ये ड्राफ्ट है उस पर इस तरह के विचार मंथन होके उसे समय से लागू किया जाना हमारे सामने एक चुनौती होगी और उस चुनौती का प्रत्युत्तर भी हम बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ दे सकते हैं, क्योंकि कहूंगी कि जिस तरह कम आंच से कम गर्माहट मिलती है, उसी तरह कमजोर इच्छा शक्ति से कमजोर परिणाम मिलते हैं। हमें अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखना होगा। कुछ हमारे सामने चुनौतियां आज आएंगी और उन सब का समाधान भी हमारा धैर्य और उसको देगा। उच्च शिक्षा, जो कि इस ड्राफ्ट के भाग 2 में उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ दृष्टिकोण प्रदान किए गए हैं, उसमें सबसे अच्छी बात जो नजर आती है कि उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं को लेकर है। अभी तक रेगुलेटिंग जो हमारी कमेटी होती थी हायर एजुकेशन में, वो यूजीसी, एआईसीटी जैसी संस्थाएं थी और इनमें समस्या कब आती थी, जब एक जैसी समस्या के लिए विकल्प और समाधान भी अलग अलग प्रस्तुत करते थे। आज पूरे देश में एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग का जब गठन किया जाएगा तो ये स्वयं में ही हमें राष्ट्र एकता की भावना से ओतप्रोत करता है। हम सबकी समस्या एक होगी और समाधान भी एक सा होगा। ये सबसे पहले एक असमानता खत्म होगी। इस नीति के ड्राफ्ट के 9.3 में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में कुछ आमूलचूल परिवर्तनों की बात की गई है और उसे दूर करने संबंधित जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसमें बहुविषयक विश्वविद्यालय सबसे इम्पोर्टेंट जो नजर आता है इस समय, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज होंगी। मतलब हमने शिक्षा के उस बैरियर को खत्म करने, क्योंकि जब कभी हम अपने किसी भी सिद्धांतों को पढ़ते हैं या वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ते हैं तो हम सब देखते हैं कि अगर मैं अपने ही विषय में बात करूं तो जो हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी जिसको कहते हैं, समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्ट महोदय को मैं उद्धृत करूंगी कि काम्ट महोदय फिजिक्स के थे, लेकिन समाजशास्त्र के जनक के रूप में हम उनको क्यों जानते हैं? शायद इसलिए कि वहां इस तरह की बाउंड्रीज नहीं थी कि फिजिक्स पढ़ने वाला सामाजिक जीवन के बारे में नहीं जान सकता है। जब औद्योगिक क्रांति आती है और समाज की में जो व्यवस्थाएं बदलती हैं, तेजी से नगरीकरण होता है, औद्योगिक धंधे विकसित होते हैं, संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में बदलते हैं और जो भी औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में आमूलचूल परिवर्तन आया तो फिजिक्स पढ़ने वाले लोगों को ये लगा
अगस्त कांत को लगता है कि एक ऐसा इंडिविजुअल सब्जेक्ट होना चाहिए जो समाज के बारे में अध्ययन करे, और उन्होंने प्रारंभ में उसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा, जिसे बदल के समाजशास्त्र किया गया। यहाँ कहने का तात्पर्य कि आज इतने साल बाद हम भारत में इस चीज को लागू कर पाएंगे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम है। हम मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, बहुविषयक विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं, और उसके माध्यम से हम बच्चों को ग्रेजुएट करेंगे। एक अच्छा डॉक्टर एक अच्छा सिंगर भी हो सकता है, एक अच्छा प्रोफेसर एक अच्छा डांसर भी हो सकता है कि वो किसी अन्य कोर्स में डिग्री और सर्टिफिकेट लेना चाहे। क्यों? क्योंकि जब आप व्यवस्था में आते हैं तो आप कौन सा काम, हम प्रबंधन को भी देखते हैं, हम प्रशासनिक कार्यों को भी देखते हैं, हम गांव में जाके काउंसलिंग भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य आप जब करते हैं जब आप किसी व्यवस्था में आ जाते हैं। उसके पहले ही आपके पास में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होंगे कि आप अपने रुचि के विषयों को पढ़ पाएंगे। उन चीजों को हमें समाप्त करना होगा, और इसके लिए जो एक बहुत अच्छी बात की गई है वो ये है कि हम स्थानीय और भारतीय भाषा में कार्यक्रमों के माध्यम से ही ये विश्वविद्यालय होंगे। बात ये भी रखी गई है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक यूनिवर्सिटी ऐसी होगी, और पूरे भारत में ऐसी कई यूनिवर्सिटीज की बात है जो अपनी भाषा के माध्यम से बहुविषयक होंगी, मल्टीडिसिप्लिनरी होंगी। अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण बिंदु नजर आता है वह ये है कि हमने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को एक अच्छे शोध कार्यों के लिए हमें अवसर प्रदान करना है। आज हमारे पास जितनी संख्या में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होकर स्टूडेंट्स बाहर आते हैं, पर उनके शोध मौलिक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो दृष्टिकोण हम डेवलप नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी, मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हूँ, गवर्नमेंट संस्थाओं में हूँ, या वहां पे कई जगह आप बंधे होते हैं और नियमों से इतने ज्यादा बंध जाते हैं कि अगर आपको 10 साल पूरे नहीं हुए हैं, आपको 20 साल 15 साल इतने अनुभव नहीं है, तब आपके पास कितना भी अच्छा ज्ञान है आप पीएचडी नहीं करा सकते हैं। विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें, बाउंड्रीज थी। तो अब जो नीति आ रही है इसमें डिस्कस इस बात पर किया गया, विमर्श का विषय यह है कि हमें श्रेष्ठता को महत्व देना है, सर्वोच्च। अगर हमें अच्छी चीजें प्रदर्शित करनी है तो ज्ञान तो हम ज्ञान को उम्र से नहीं बांध सकते हैं। ज्ञान को अनुभव की बात तो समझ में आती है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि जो नया है वह उन चीजों को नहीं कर पाएगा। हाँ, उसके पास दूसरा ज्ञान होगा और पुरानों के पास दूसरा होगा। वो सामंजस्य बना के हम एक दूसरे के साथ जब चलेंगे तो शैक्षिक संस्थाओं का वातावरण बहुत अच्छा होगा। और तभी हम, जो एक बात की गई है कि कॉलेजेस में भी इस स्तर पर राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। उच्चतर शिक्षा के नए विजन के लिए नई वैचारिक धारणा का समावेश इस नीति में किया गया है। और 10.3 में एक बहुत बड़े बदलाव की बात की गई है कि हमने ब्रिटेन की तर्ज पे यूनिवर्सिटी को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करने की बात की जा रही है कि एक तो वह विश्वविद्यालय होंगे जो डिग्री प्रदान करेंगे, और एक वो यूनिवर्सिटीज होंगी जो गहन चिंतन और शोध कार्यों को। तो इस तरह से हम शोध केंद्रित और शिक्षण केंद्रित यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, और ये वाकई बहुत अच्छी चीज है। अगर हम इसमें विचार करते हैं कि हमें पता है कि हमें शोध, जब हम शोध से रिलेटेड यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां की लाइब्रेरी और अधिक रिच होगी, और ज्यादा उसमें वो सुविधाएं होंगी और वो वातावरण होगा जो शोध के लिए आवश्यक है। तो ऐसे में तो अपने आप ही डिवाइड हो जाएगा कि डिग्री के लिए हम आ रहे हैं, हम शोध के लिए जा रहे हैं, और ऐसे लोगों का हमें सानिध्य प्रदान किया जाएगा। एक अच्छी चीज जो निकल के आई कि तमाम डिग्री कॉलेजेस को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। टीचर्स को भी इसमें स्वायत्तता प्रदान की जा रही है कि वह अपने, जैसे कि होते हैं इंटरनल असेसमेंट लेना है, अभी एक निश्चित होता है कि आप असेसमेंट में क्या क्या चीजें ले सकते हैं, पर यहाँ पर टीचर। मैम आपके पास बस 5 मिनट बचे मैम। ओके सर, जी सर, थैंक यू। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 11 नंबर कहता है कि हमें समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर अगर ध्यान देना है, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि ये भारतीय प्राचीन परंपरा रही है जिसने शिक्षा में बहुविषयक की बात की थी। अगर हम प्राचीन भारतीय साहित्य में बाणभट्ट की कादम्बरी में शिक्षा को देखें तो वो कहते हैं कि शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है,
और इन 64 कलाओं में वो गायन, चित्रकला जैसे विषय भी शामिल हैं, तो वहीं वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे रसायन शास्त्र और गणित जैसे विषय भी शामिल हैं। अगर व्यावसायिक क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात इंसानी सृजन के सभी क्षेत्र, चाहे वह गणित हो, विज्ञान हो, पेशेवर व्यावसायिक विषय हो या व्यवहारिक कुशलता हो, जिसे आज हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, इन सब की चर्चा तो भारतीय सनातन परंपरा में, ज्ञान परंपरा में पहले ही की जा चुकी थी। आज हम लिबरल आर्ट्स की बात करते हैं। नई शिक्षा नीति उसी लिबरल आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आई है। संक्षेप में अपने लाइनों को चंद पंक्तियों के साथ मैं जरूर कहूंगी कि इस शिक्षा नीति ने स्टडी इन इंडिया नाम से जो एक ब्रांड के रूप में हम भारत को स्थापित करना चाहते हैं, आज हम उन अंतरराष्ट्रीय शीर्ष 100 संस्थाओं को अपने यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं कि वह आएंगे और अपने यहाँ, हमारे यहाँ शैक्षिक संस्थानों को खोलेंगे और भारत के भी जो सर्वोच्च शैक्षिक संस्थान होंगे उन्हें भी बाहर स्थापित करने के लिए सरकार प्रयास करेगी, प्रोत्साहित करेगी। तो इस तरह इंडोलॉजी, ऐसे कई विषय हैं जो हमने अध्ययन से पीछे हो गए थे, उन सब पर यहाँ विचार किया जाएगा। और इसके साथ ही ये बहुत अच्छी एक हमें लेकिन चुनौतियों का सामना करना होगा और सकारात्मक सोच के साथ, क्योंकि जब भी कोई नया परिवर्तन आता है वह ग्राही हमें तब होगा जब हम उसे अच्छे विचारों के साथ और सकारात्मक चीजों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसमें प्रयास किया गया एक मेरू नाम की, मेरू की और जिक्र करेंगे 2 मिनट में, कि जिस तरह आज हमारे पास आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान हैं, 11.11 में कहा गया है कि मल्टी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएंगी, जिसे मेरू नाम दिया गया है, और वह हमारे सामने ऐसे स्टैंडर्ड और मानक लाएंगे जो अन्य यूनिवर्सिटीज फॉलो करेंगे। तो इसके साथ ही हमारे सारे विद्वत साथी हैं और सबने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गहन अध्ययन किया होगा, चर्चाएं की होंगी। ये कुछ ऐसे बिंदु थे जिन्होंने मुझे आकर्षित किया और अच्छा लगा कि आज हम बहुत सारी मल्टी डिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं, हम मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की बात कर रहे हैं, हम भाषा की प्रमुखता पर ध्यान दे रहे हैं, निजता का भाव आएगा और इस प्रकार ये एक अच्छा स्वर्णिम भारत का जो सपना हम देख रहे हैं वो सबकी पहुंच तक शिक्षा हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम सब प्रयासरत रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और पुनः आप सबका कृतज्ञता पूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इतना समय दिया और मैं अपने विचारों को आप सबके साथ साझा कर सकूं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बहुत सारे पहलुओं पर हम सभी को जानकारी दी। एक अच्छा उद्बोधन था आपका, काफी कुछ चीजों को समझने का प्रयास किया हम सभी ने। अब इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए, इस कार्यक्रम में हमने एक और पहलू को छुआ है। ये कार्यक्रम SRBS सोसाइटी फॉर रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंस के तत्वाधान में भी आयोजित की जा रही है और SRBS सोसाइटी जो है उसने कई सारे क्षेत्रों में काम करने का प्रयास किया है और उसी के क्रम में, उसी कड़ी में हम लोगों ने अपने शिक्षक साथियों को या जो हमारे रिसर्च फैकल्टीज हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए कुछ अवार्ड्स देने की घोषणा की गई है और इसलिए इसमें एक ज्यूरी को गठित किया गया था। ज्यूरी मेंबर थे हमारे डॉक्टर पुनीत शर्मा जी, डॉक्टर मधुमिता जी और डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। तो मैं अपने सीनियर, अपने बड़े भाई डॉक्टर पुनीत शर्मा जी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो जो भी हमारे पास एप्लीकेंट आए थे और उन एप्लीकेशंस के को जो आपने शॉर्ट लिस्टेड किया और जिन अवार्ड्स को आपको घोषणा करनी है, तो कृपया करके मंच पर आएं और आज के इस कार्यक्रम में अवार्ड की घोषणा करें। डॉक्टर पुनीत शर्मा जी। धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी। ऑनलाइन लेक्चर और अवार्ड प्रेजेंटेशन की इस श्रृंखला में मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ SRBS सोसाइटी का,
जो उन्होंने हमें और डॉक्टर मधुमिता बल्ला जी को और डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी को ज्यूरी मेंबर नियुक्त किया। तमाम सारी प्रविष्टियां आई जिनमें से चुनाव करना इतना आसान नहीं था। इसके बावजूद जो सर्वसम्मति से जो चुनाव हुआ है अवार्ड्स के लिए, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। SRBS लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर SC त्रिपाठी जी को मिला है, जो कि बहराइच से हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर SC त्रिपाठी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद SC त्रिपाठी सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो त्रिपाठी जी। बहुत समझ आगे। बहुत बधाई SC त्रिपाठी सर को। दूसरा अवार्ड है SRBS टीचर अवार्ड। ये बेसिक एजुकेशन कैटेगरी में ये मिलता है डॉक्टर दीप्ति शुक्ला जी को। डॉक्टर दीप्ति शुक्ला जी को भी बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर, बहुत बहुत बधाई। ये बहुत बहुत बधाई। और तीसरा अवार्ड जो SRBS टीचर अवार्ड सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में जाता है, वो मिला है मिसेस मधु भट्ट को, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हैं। इनको भी बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई मधु जी। और जो हायर एजुकेशन का अवार्ड जाता है बेस्ट टीचर का, वो डॉक्टर दीपिका सैनी असिस्टेंट प्रोफेसर CLM हरिद्वार उत्तराखंड को मिलता है। और डॉक्टर दीपिका सैनी जी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई दीपिका जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई दीपिका जी। और मैं मधुमिता जी को आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर मधुमिता जी, आप बताएं कुछ कि कैसे सेलेक्ट किया आपने इन तमाम एप्लीकेशन में से। शर्मा जी तब तक आप कुछ बताएं और मधुमिता मैडम जी आप बताएं। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर आदर्श। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट the initiative taken by SRBS Society, especially by Dr. Adarsh Pandey, to present the awards in the field of biological sciences. It's a wonderful idea to encourage the budding academician. Receiving an award is dream of everyone. In my view, winning is just something, but participation is everything. We have received many applications, and it was very difficult task for 3 of us to choose the award winners because profile of all the applicants were excellent. We had to go rigorous discussion to decide the names of award winners. But in my opinion, you all are winners, and my heartiest congratulations to all the award winners. मैं इनके लिए थैंक यू 2 लाइनें कहना चाहूंगी। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। एंड फॉर दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड एनी अवार्ड टुडे, उनके लिए भी 2 लाइनें कहना चाहूंगी। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, ये तो बस एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। With these words, I wish you all the best in your life. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर राजेंद्र सिंह सर, आप क्या मौजूद हैं? शायद राजेंद्र सिंह सर नहीं है। हाँ, मैं डॉक्टर SC त्रिपाठी सर आपसे आशीर्वाद रूप मैं चाहता हूं एक मिनट के अंदर आप हमको आशीर्वाद दे दें। डॉक्टर SC त्रिपाठी सर, आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। डॉक्टर SC त्रिपाठी सर, संभवतः वो आवाज नहीं सुन पा रहे। डॉक्टर दीपिका सैनी, for higher education, you received the award for higher education, SRBS Best Teacher Award. I would like to call upon you to say a few words if you are available. Dr. Yes, Deepika sir. First of all, yes, sir. Am I audible, sir? Yeah, you are audible. Shoot. All right. First of all, good evening to one and all present over here. And really, it's an honor for me. Just returned from my workplace just 10 minutes ago, and got, I just online it, and I got the good news that I got the award. So thank you so much. It's been, I guess, 1 year. I am a member of SRBS, and it's really a proud moment for me. I mean, I'm really
thankful that I just filled the form. Like it was all random efforts by me, but I feel like because I came in contact with so many people, I mean, so many good people. So thank you so much. And I guess it's a beginning of a career, not the end. So better all of you, instead keep getting that we got the government job and we are done. Focus on researches. That's it. That's what I would like to say. And thank you, Dr. Adarsh and Dr. Ramesh. Thank you so much. Thank you. Thank you. Mrs. Madhu Bhatt from Jammu and Kashmir, would you like to say a little bit, a few words? Good afternoon, everybody. सभी गुरुजनों को मेरा दिल से प्रणाम। कुछ ही महीने हुए हैं SRBS को ज्वाइन किए हुए और बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली डॉक्टर आदर्श पांडे जो जिनको मैं दिल से और सच में अपना गुरु मान रही हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद SRBS। Thank you. Thank you. Hello, Dr. Pandey. Am I audible? May I speak something? Yeah. Please, Okay. please, sir. Yes. Respected principal, sir, of this prestigious institution, Dr. Adarsh Pandey, the President SRBS, and honorable patron and members of Pragya Prabha Parishad, I am highly thankful to all of you for giving me this honor. I am associated with SRBS from the long time, and now I am retired. But I try my best to be active in the field of teaching and research, and I am fortunate enough to visit institution which is a prestigious institution, that is SS College Shahjahanpur. I thank all of you once again. Thank you, sir. Thank you, sir. Dr. Deepti Shukla जी, आप मौजूद हैं क्या? Dr. Deepti Shukla? Dr. Deepti Shukla, are you there? चलिए, शायद वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रही है। जी, डॉक्टर रमेश, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सर। प्रोग्राम के इस अंतिम चरण पर आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर और SRBS के प्रेसिडेंट डॉक्टर आदर्श पांडे जी को मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो इस संगोष्ठी में एक औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर आदर्श पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश चंद्रा सर। You have been a very good part of my life, and still you are doing the excellent job with me. You are the best counterpart of mine. Thank you so much for being with me. मैं सर्वप्रथम तो इस पूरे कार्यक्रम में धन्यवाद दूंगा अपने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अवनीश कुमार मिश्रा जी का, जिन्होंने अपने इस बेहद व्यस्ततम समय में से 10 मिनट निकाले हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं उसके बाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे इस अवार्ड सेरेमनी के जूरी मेंबर्स, डॉक्टर पुनीत शर्मा, PCS ऑफिसर, असिस्टेंट कंसोलिडेटेड ऑफिसर बरेली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारी इस आमंत्रण को स्वीकारा। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी, बरेली कॉलेज बरेली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकारा। डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य जी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चंडीगढ़, आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकारा और जूरी मेंबर का भार ग्रहण करने को स्वीकार किया। थैंक यू सो मच। मैं इसके बाद सभी जितने भी हमारे अवार्डीज हैं जिनको अवार्ड मिला है, डॉक्टर SC त्रिपाठी साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल KDC, उनको हार्दिक बधाई देता हूं। डॉक्टर दीपिका सैनी, हायर एजुकेशन, हार्दिक बधाई। डॉक्टर दीप्ति शुक्ला एंड मिसेस मधु भट्ट, आपको माध्यमिक और बेसिक एजुकेशन में अवार्ड मिलने के लिए हार्दिक बधाई। अभी मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर सर्टिफिकेट आपके पास पहुंच जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और सबसे अधिक आभार डॉक्टर रमेश चंद्रा जो आज के इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, हेड डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी हैं, वाइस प्रेसिडेंट SRBS हैं और प्रज्ञा परिषद प्रज्ञा प्रभा ब्रज के शाहजहांपुर जिला सह संयोजक हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी का पुनः आभार। कार्यक्रम ठीक 4 बजे आरंभ हुआ था, 4:58 होने को हैं। मेरी एक कार्यक्रम की विशेषता ये भी होती है कि मैं कार्यक्रम को उसी समय में खत्म करने की कोशिश करता हूं जो तय समय होता है, ताकि सभी काम सुचारू रूप से चल सके।
आप सभी को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। और हाँ, एक आभार छूट रहा है मुझसे, रितिका दीक्षित, MSc फाइनल बॉटनी स्टूडेंट, जिसने कि डॉक्टर नेहा जैन जी का CV पढ़ा, और हमारे आज के कार्यक्रम के चीफ ओरेटर डॉक्टर नेहा जैन जी, जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार करके इतने बेहतरीन लेक्चर से हम लोगों को नवाजा। मैं डॉक्टर नेहा जैन जी का बहुत विशेष रूप से आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आने वाले समय में वो हमारा आमंत्रण स्वीकार करती रहेंगी और हमको अपने आशीष से, अपने लेक्चर से नवाजती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you.